Good evening, everybody. So, in this video, we will take up some basic numericals, some easy numericals of definite integration. So, we will start off with the very first numerical, that is integration of sin x dx, and the limit is varying from 0 to pi by 2. So this is in the very simple means general form, means integration of sin x dx. We all know that integration of sin x dx is minus cos x. तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, ये माइनस cos x हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे दिस इज योर लोअर लिमिट, ये इधर पे लिखेंगे और ये इधर पे लिखेंगे. तो so what will be your upper limit minus lower limit? So it will be cos pi by 2 minus cos 0 degree. So cos pi by 2 is 0 minus 1. So what you will get? Minus minus plus 1. तो you are getting plus 1. थोड़ा इसको, ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल समझने का कोशिश करेंगे. ये क्या कह रहा है कि अगर यदि sin x का मैं ग्राफ बनाऊं तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. ये इस तरह से इन द वेव नेचर ये प्रोसीड करता है. ये इधर भी होगा, ये इस तरह से वेव नेचर का होगा, है ना, जिसमें ये sin x का ग्राफ मैंने बनाया. तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा वो 1 होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू जाता है वो -1 होता है. ये आप लोग पढ़ेंगे इस साल मैथमेटिक्स में. तो हम लोगों ने जैसे बात किया इंटीग्रेशन ऑफ sin x फ्रॉम 0 to pi by 2, from 0 to pi by 2. 0 means this is 0 and this is pi by 2. यहाँ पे pi by 2 होता है and this is your pi, है ना, और ये हो जाएगा 3 pi by 2 and this will become 2 pi and so on. तो यहाँ से देखें कि ये हमारा क्या आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 ये कहने का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से ये यहाँ तक का एरिया मैं दूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है. तो ये इसका कहता है, ये मतलब एरिया मैंने निकाल रहा है यहाँ से यहाँ तक 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 ये x हो गया और इधर हो गया ये y, आपका हमारा sin x. ये जो फंक्शन है ये sin x का ग्राफ है ना. चलिए, तो ये जो हमारा वेरी कर रहा है 0 to pi by 2, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने एरिया कंसिडर किया, तो जो कि आया हमारा 1. नेक्स्ट इसी को हम अगर यदि कहें कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि लिमिट अब ले लेते हैं 2 पाई तक साइन x dx, और इसी में हम लोग कहाँ से कहाँ तक वैरी करवाते हैं इसको 2 पाई तक. तब देखें कि इसका एरिया क्या मिलता है. लॉजिकली ग्राफ में हम लोगों को इंटीग्रेशन क्या देता है, एक एरिया ही देता है ना. तो यहाँ पे आएगा जैसे sin x dx का माइनस cos x होता है, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस cos x 0 to 2 पाई. तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. cos 2 पाई का क्या वैल्यू होता है, तो cos 2 पाई का ऑलवेज यू रिमेंबर cos 2 पाई इज नथिंग बट 2 pi means 360 degree and 360 degree means cos 2 pi का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर ही होता है. तो ये 1 हो गया and cos 0 degree is also 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसे होता है ये आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में,
है ना, ये आ जाएगा हमारा 1 - 1 इज 0। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, sin x dx इज मीन्स अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to 2 पाई तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 0। 0 कहने का मतलब देखिए कैसे है ये, अब एरिया 0 to 2 पाई, अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। तो 0 to 2 पाई एक ये कर्व ऐसा आ रहा है और ये दूसरा कर्व ऐसा आ रहा है। ये जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, ये जो एरिया आया ये पॉजिटिव में आया प्लस ए मान लेते हैं, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ए। तो प्लस ए माइनस ए कंबाइन किया तो हमारा क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन जो हम लोगों को एरिया दे रहा होता है, यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने तो दिखा दिया कि हाँ भाई ग्राफिकली ये जो हम लोगों को दे रहा है कर्व वो हमको एरिया दे रहा है, लेकिन यहाँ से एक और कंसेप्ट खुल करके आया, हम लोग समझें कि वो केवल एरिया ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जैसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके हम लोगों ने एरिया देखा तो सम किया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन में सम किया, ये एरिया ये एरिया ये एरिया, छोटे छोटे एरिया को हम लोगों ने तोड़ा और सारे एरिया को जोड़ दिया तो कंप्लीट हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ पे इसमें एक और बात ध्यान देना है, वो समेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है, ये ना ही केवल सिंपल एडिशन होता है, दिस इज द एल्जेब्रिक सम, दिस शोज एल्जेब्रिक सम। अब ये एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब होता है जैसे ये प्लस में आया ये माइनस में आया तो यहाँ प्लस ए माइनस ए होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसका इस पार्ट का भी एरिया ए है और इस पार्ट का भी एरिया है तो टोटल एरिया ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में, तो एक प्लस ए है और दूसरा माइनस ए है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यही होता है एल्जेब्रिक सम, जो साथ में है उसको प्लस करना है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको माइनस करना है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द एल्जेब्रिक सम। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों को जानना चाहिए कि इंटीग्रेशन यहाँ पे केवल समेशन नहीं बताता है, ये एक्चुअली में क्या बताता है, कौन सा समेशन, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब जो साथ में है उसको प्लस करें, मीन्स जो एक डायरेक्शन में, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहिए, तो ये एरिया हमारे साथ में है तो a प्लस ए 2a, और ये एरिया अपोजिट में है तो a प्लस ए 2a माइनस a इज a, मीन्स इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको घटाना। अगर लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया जाए तो इसको दोनों को ऐड करना होगा जिसमें इसको माइनस करना होगा, तब जाकर के नेट एरिया आएगा। ये इसका लॉजिकली कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है ये, हाँ इसको दो पार्ट में दिखाया, समझाने के लिए कोशिश किया। एक यहाँ से यहाँ तक ही हम लोगों ने देखा और एक यहाँ से यहाँ तक देखा। तो यहाँ तक देखा तो हम लोगों का आया कितना, एरिया 1, और इन दोनों यहाँ से यहाँ तक देखा तो हम लोगों का नेट एरिया क्या आया, 0। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, जैसे कि अगर यदि यहाँ पर एक से अधिक टर्म्स है तो ये इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सबके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब सबके साथ ये आएगा, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, यह इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा। उसी तरह से dx ये सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे इसको हम आगे प्रोसीड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर ये माइनस आया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ये प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। चलिए तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग
फॉर्म में तोड़ें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा क्या है, इनडेफिनिट के फॉर्म में है। तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x 2+1 बाई 2+1, ये हो गया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x, या कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला में है। और dx बाई x इसका जो होता है हमारा log बेस ex, ये भी एक जनरल फार्मूला में ही आता है। अब यहाँ से ये इनडेफिनिट है तो सारे का यहाँ पे कुछ कांस्टेंट प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट प्लस इसका कुछ कांस्टेंट मिला करके एक टोटल कांस्टेंट हम लोगों ने लिख दिया c, तो दैट इज योर आंसर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और लेते हैं। यह दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए एकदम बेसिक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तब जा करके हम लोग आप थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में भी जाएंगे तब आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, जिसका लिमिट हमारा 0 to π/6 दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो एक dx ये एक सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन में ही आता है, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan x। तो ये हो गया tan x 0, लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan π/6 माइनस tan 0 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Now this is tan π/6 is 1/√3 and tan 0 degree is 0. So what is your answer? 1/√3. 1/√3. This is your answer. Now एक अगर अभी ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ gm स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर dx, ये आपको शायद आपको जाना पहचाना एक फॉर्मूला लग रहा हो, है ना। ये क्या कहता है ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 बाय r स्क्वायर वाले फॉर्म में है ना। चलिए अगर यदि ऐसा आ जाए, यहाँ पे x जो है बदल रहा है, x जो है दो मासेस के बीच में ये डिस्टेंस क्या है, बदल रहा है। और सपोज दैट ये बदल रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारा जा रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक। सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज r इज सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस, और ये इन्फिनिटी कहीं ऊपर फेंक दिया है ना, इन्फिनिटी पे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है हम लोगों ने बात किया वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। देखिए यही सब हमारा यूज़ आएगा, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन, ये सारा हमारा यूज़ आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आगे फिज़िक्स में, फिज़िक्स की दुनिया। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं, g कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ अदर बॉडी, ये सारा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर, ये r टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये तो कोई जनरल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग xn के फॉर्म में लाएंगे। तो ये क्या आएगा, -2 dx r से इन्फिनिटी। इसको थोड़ा मैं आगे प्रोसीड करूँ, gmm बाय gmm x टू द पावर n+1 बाय n+1 r टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा आगे मैं प्रोसीड करूं तो देखूं मैं क्या आता है, x-1 बाय -1। चलिए तो ये आ गया r टू इन्फिनिटी।
तो ये क्या आएगा GMM, ये माइनस, यहाँ पे जो माइनस है इधर आ जाएगा, -1 ऊपर है ना, तो ये नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा। ना यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ x इनवर्स को 1/x में लिख सकता हूँ, r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसको मैं आगे प्रोसीड कर दूं तो ये क्या आएगा GMM 1/∞ माइनस 1/r। ये तो 1/∞ क्या हो जाता है, 1/∞ इज 0, तो ये आ जाएगा GMM इंटू माइनस 1/r, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस GMM/r। तो ये हो गया उसका इंटीग्रेशन। नाउ इसको थोड़ा फील कराते हैं कि इंटीग्रेशन को, देखिए क्या है कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का बेसिकली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। इसको थोड़ा हम फील कराने का कोशिश करते हैं। वैसे पढ़ते पढ़ते तो आपको आएगा ही आएगा। यहाँ पे जैसे एक जाना पहचाना इक्वेशन में लिखता हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटीग्रेशन कहाँ पे आपको यूज़ करना है वो तो आगे पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बस हम फील कराने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, थोड़ा अभी आपको फील कराते हैं। जैसे ये अगर यदि आपको एक जाना पहचाना इक्वेशन है फोर्स इंटू एस, चूँकि आपने वेक्टर अभी नहीं पढ़ा है तो एक्चुअली यहाँ पे होता है फोर्स डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो ऐसे केस में यहाँ पे लगाना होता है FS cos थीटा। तो ये जब हम लोग तब लेते हैं जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो रहा होता है, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। या फिर ये कब यूज़ करते हैं, जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे ये एक बॉडी है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, तब ये हम लोगों का फॉर्मूला यूज़ होता है। लेकिन अगर यदि फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो और इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स कहीं और लग रहा हो, जैसे सपोज दैट ये एक एंगल थीटा है, तब यहाँ पे हम लोग यूज़ ये करते हैं। बट इन दोनों में क्या है कि हम लोगों का जो फोर्स है वह कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर दिया, FS या FS cos थीटा करके हम लोगों ने इजीली इसको यूज़ कर दिया। लेकिन अगर यदि ऐसा एक कंडीशन हो जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ना हो, इफ़ फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, फील कराते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो सपोज दैट एक 4Q चार्ज है और दूसरा 2Q चार्ज है। तो क्या है कि यहाँ पर इसको अगर मैं इधर लाऊं तो जैसे जैसे मैं लाऊंगा इसके नज़दीक, इसको मैं पकड़ के रखा हुआ हूँ और इसको जैसे जैसे मैं नज़दीक लाऊंगा, ये क्या होगा कि ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा और जैसे और नज़दीक लाऊंगा, जितना नज़दीक लाऊंगा उतना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ रिपल्सन देगा, है ना। कहने का मतलब है कि मैं इसके नज़दीक जितना लाऊं, जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक आता हूँ, यहाँ पे पता चलता है कि ये जो एक्सपीरियंस कर रहा था फोर्स वो ज़्यादा है, अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। वैसे भी आप अंदाज़ा लगाएं, यदि यहाँ से फील ना हो पा रहा हो तो दो मैग्नेट लें और जैसे जैसे एक मैग्नेट को जैसे पकड़ के रखा है, दूसरा मैग्नेट को जैसे ही मैं उसके नज़दीक लाऊं, अगर यदि लाइक पोल्स हैं तो उसको ज़्यादा फोर्स के साथ खींचने का कोशिश करेगा, रिपेल करने का कोशिश करेगा। अनलाइक पोल्स हों तो उसको ज़्यादा फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। कहने का मतलब जब फोर्स इज़ इंक्रीजिंग on the decrease of the displacement or force is decreasing with increase in the displacement, means अगर यदि इसको मैं दूर करूं तो यहाँ फोर्स घटता चला जाएगा,
मीन्स कहने का मतलब है कि इन दोनों केसेस में यदि मैं इसको नज़दीक लाऊं या दूर ले जाऊं तो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं लग रहा है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रहा है तो ये डायरेक्ट ये सारे फॉर्मूला हम लोगों को वर्क डन के लिए, जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ या जो भी हो, है ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है तो हम लोगों ने ये लगा दिया, चलेगा। लेकिन जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, फोर्स बदल रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग जनरली क्या कर रहे होते हैं, ऐसा कहने को ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसा नहीं कि केवल ये फोर्स के लिए ही लागू होता है, ये मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे जैसे ये फोर्स कांस्टेंट रहा तो हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। यहीं पे फोर्स अगर मेरा वैरी कर रहा हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो कि फोर्स हमारा वैरी कर रहा हो, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन का हम लोग हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा था कि फोर्स जब चेंज हो रहा होता है तब वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई वाज जस्ट trying to make you feel that when integration is basically used. So integration is used only when one of the quantities is not constant, it is varying। जैसे यहाँ पे फोर्स, अगर यहाँ पे मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, है ना, हालांकि यहाँ पे ये मेथड से वर्क डन नहीं निकलेगा, इसका कुछ अलग मेथड होता है वर्क डन निकालने का, जो कि आप लोग आगे पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स चूँकि कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की मदद से इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा। थैंक यू।